Hello everybody, welcome to KSR Tani Education. In this video, we are going to discuss chapter number 3 of class 11th Commerce, गुजरात बोर्ड OCM सब्जेक्ट. चैप्टर नंबर 1 और 2 हो चुका है. तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 की. उसका नाम है बिजनेस सर्विसेज 2. ठीक है, यानी आपके जो फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था कि बिजनेस में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, सिमिलरली हम इस वाले में भी पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसे जो बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक की कौन सी सर्विसेज हैं जो बैंक्स प्रोवाइड करती हैं, ई बैंकिंग क्या होता है, एटीएम कार्ड या बैंक से एसोसिएटेड जो भी सर्विसेज हैं उनके बारे में हम इसमें जानेंगे. बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपका बैंक के बारे में है. चलो, कॉमर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आजकल के टाइम में बढ़ गई है. ट्रेड के साथ साथ बैंकिंग भी जो है वो आपके बिजनेस के लिए बड़ी जरूरी है. तो बैंकिंग जो है आजकल हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो ट्रेड के सिवा भी बैंकिंग यूज होता है. जो इंस्टीट्यूशन बैंकिंग की सर्विस को प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं अपने बैंक. ये वन लाइनर डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, व्हाट इज अ बैंक. तो सिंपल उसका आंसर है द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ बैंकिंग. जो इंस्टीट्यूशन हमको बैंकिंग की सर्विसेज देती है उसको अपने बैंक बोलेंगे. फर्स्ट बैंक जिनीवा में स्टार्ट हुआ था 1407 में. बैंक जो वर्ड है ये इटालियन वर्ड बैंको से शुरू होता है. बैंक के जो बैंक के जो सारी एक्टिविटीज हैं ये पहले भी होती आ रही थी, आज भी होती हैं. जो ये वर्ड है बैंक वाला ये रोमन एम्पायर से शुरू हुआ, जहाँ पर मनी लेंडर्स जो हैं जिनको वो पहले मैसेला बोलते थे, वो उन्होंने अपना स्मॉल टेम्पररी शॉप्स जो हैं वो लगा रखी थी. लंबा सा उस पे बेंच लगा रहता था और उसको उन्होंने नाम दिया था बैंकू. और ये क्लोज्ड फेंस में होता था, यानी आसपास एकदम सब बंद रहता था. आप बैंक में जाके देखेंगे वहां पर भी ऐसा ही होता है. तो बैंकू और बैंक जो है वो यहीं से हमें मिले हैं. मीनिंग देखें तो आरबीआई के हिसाब से बैंक एक इंस्टीट्यूट है जो डिपॉजिट्स कलेक्ट करती है और उनको वो लेंड भी करती है, मतलब दूसरों को देती भी है. और फिर जो है मतलब एक फिक्स्ड टर्म पे उनसे वो वापस भी ले लेती है. कहने का मतलब ये कि मान लीजिए आपका एक बैंक है, तो आप अपने बैंक में दूसरे लोगों से डिपॉजिट्स लेंगे भी, यानी पैसे उनसे लेंगे भी, जो लोग सेविंग्स अकाउंट में किसी भी अकाउंट में आपके बैंक में पैसे जमा करने आ रहे हैं. फिर जिनको जरूरत होगी आप उनको लोन के रूप में पैसे देंगे भी. और फिर लोन जो है वो हमेशा के लिए तो दी नहीं जाती ना, आप एक सर्टेन फिक्स्ड टाइम पे वो पैसे उनसे वापस ले लेंगे. दूसरा एक डेफिनेशन है कि जो इंस्टीट्यूशन बैंकिंग की सर्विस को प्रोवाइड करती है वो आपका बैंक कहलाता है. बैंक के जो फंक्शंस हैं वो ये है. सबसे पहला, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और बाकी की जितनी भी बैंक की सर्विसेज हैं वो भी करना, वो एक्टिविटीज भी परफॉर्म करना. मनी को इन्वेस्ट या लैंड करना, यानी किसी और को पैसे देना. प्रेजेंट टाइम में बैंक के बहुत सारे और अदर फंक्शंस हो गए, बट तब यही दो मेन फंक्शंस होते थे. बैंकिंग सर्विसेज को आजकल बहुत डेवलप कर दिया गया है और उसके सर्विसेज में बहुत सारी वैरायटी भी पाई जाती है, यानी बैंक बहुत सारी सर्विसेज देने लगी है आजकल. जो उनकी सर्विसेज है उनमें एक इमेंस ग्रोथ पाया गया है और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, उनके कस्टमर्स के ऊपर है. ये बड़ा डिफिकल्ट है कि हम उसके फंक्शंस की, बैंक के फंक्शंस का एक लिस्ट बनाएं. बट स्टिल उन्होंने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है मेन फंक्शन और दूसरा है सब्सिडरी फंक्शन. वो आपके इस पेज पे दिया हुआ है. मेन फंक्शन क्या है, मतलब उनके ये प्राइमरी फंक्शंस हैं, ये उनको करना है मतलब करना. और ये उनके सब्सिडरी फंक्शंस हैं. ये जो सब्सिडरी फंक्शंस हैं ये सारी बैंक्स प्रोवाइड नहीं करती, ओनली हम बोलेंगे मेजर बैंक्स जो है प्रोवाइड करती हैं, बट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती हैं वो सब ये प्रोवाइड नहीं कर पाती. चलो एक एक करके सबको समझे. तो मेन फंक्शन है सबसे पहला टू एक्सेप्ट और कलेक्ट डिपॉजिट. बैंक जो है आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी पड़ी है वो एज अ डिपॉजिट वो ले लेगी. बैंक उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करेगी. सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे डिपॉजिट का, जो डिपॉजिट कर रहा है होल्डर है जो, उसका ट्रस्ट बना करके रखे. जो कस्टमर आपकी बैंक में इन्वेस्ट करता है उसका ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए. ये जो अलग अलग डिपॉजिट्स होते हैं उनके अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होते हैं. जैसे सेविंग अकाउंट पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ऐसे करके सबका होता है. फोर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट बैंक जो है हमसे लेती है. एक है सेविंग, फिर है करंट, फिर है रिकरिंग अकाउंट और फिर है फिक्स्ड टर्म अकाउंट, जिनको हम एक एक करके इस चैप्टर में समझेंगे भी. दूसरा जो उनका है सबसे प्राइमरी फंक्शन वो है टू लेंड मनी, यानी जो लोगों को पैसे देना. तो बैंक जो है ये उन लोगों को पैसे देती है जो उनके बोरोवर्स हैं और ये पैसे आए कहीं और से, डिपॉजिट किसी और ने किया, बोरोवर कोई और है, उसको वो पैसे मिलते हैं. और इसमें कैसा है उनका बिजनेस कैसे चलता है,
डिपॉजिट होल्डर्स को वो इंटरेस्ट देती है, मतलब मान लो मैंने डिपॉजिट किए पैसे तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। फिर जो नीडी पीपल हैं उनको वो पैसे देगी, लेकिन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो जो बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट बचेगा वही बैंक की प्रॉफिट है। जो डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट में वही उस बैंक का जो है वो प्रॉफिट है। और बैंक जो है 2 तरह से पैसे देती है। सबसे पहला है आपका लोन। बैंक या तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए या तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगी। कई ऐसे जो लोन्स हैं उनमें हाइपोथिकेशन जो है वो ज़रूरी है, मतलब दे विल वेरीफाई एवरी ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ यू। और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर हाइपोथिकेशन ज़रूरी नहीं होता है। ये जो लोन है ये ज़्यादातर ही बिजनेसमैन को या इंडिविजुअल को या इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है। इसके बदले में वो गारंटी मांगते हैं कि क्या गारंटी, आप हमारे पैसे हमको वापस करोगे। आज के टाइम में होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कैश क्रेडिट, मशीनरी लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, ये सारी प्रकार की लोन्स अवेलेबल है। दूसरा जो आपका पैसे लेने का बैंक से टाइप है वो है आपका ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। करंट अकाउंट होल्डर जो है, सपोज कर लीजिए मेरा किसी बैंक में करंट अकाउंट है, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए, लेकिन मुझे निकालने 15,000 रुपए, यानी कि मोर अमाउंट देन द बैलेंस ऑफ माई अकाउंट। तो जो मैं एक्स्ट्रा 5,000 रुपए निकाल रही हूँ वो मेरे लिए मेरे पास आ जाएंगे, उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। ये जो आएंगे मेरे पास पैसे, ये थोड़े ही समय के लिए आएंगे। और इसकी लिमिट होती है, अमाउंट की भी लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि 10,000 बैलेंस है तो आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं, नो। आपके एक बैलेंस के ऊपर एक लिमिट होगा, उतना ही आप निकाल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट का जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होता है। और जो ड्यूरेशन प्री डिटरमाइंड हो, यानी पहले से ही बता दिया जाए, वो उसको नाम दे देते हैं कैश क्रेडिट। थर्ड जो आता है उनका प्राइमरी फंक्शन वो है टू इन्वेस्ट। बैंक जो है उसको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं अगर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा या अपने पैसे कहीं और दे नहीं रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कि कोई सिक्योर प्लेस पे और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ कि कितना पैसा हमको यहाँ से वापस मिलेगा, कितना हमारा मुनाफा होगा। तो बैंक उन उन कंपनीज में या तो वो कुछ परसेंटेज जो है पूरे डिपॉजिट का वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालती है, शेयर्स वगैरह में डालती है। इसमें भी आरबीआई के कुछ रूल्स हैं और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होता है। बट ये बैंक के लिए बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसमें से ये इंस्टेंट कैश ले सकती है। जब भी बैंक को ज़रूरत पड़े इन इन्वेस्टमेंट्स को वो सेल कर सकती है, और ड्यूरिंग इमरजेंसी हो या एक्सीडेंटल सिचुएशन कोई आ जाए तो बैंक इन सबको सेल कर देगी, इन सारे इन्वेस्टमेंट्स को, और वहाँ से वो इंस्टेंटली कैश पा लेगी। बैंक जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या बाकी के फाइनेंशियली कैपेबल यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है। फाइनेंशियली कैपेबल यूनिट्स का मतलब होता है वो यूनिट्स जो साउंड है, मतलब जो डूब नहीं रहे, ठीक है। टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये उनका लास्ट प्राइमरी फंक्शन है, मेन फंक्शन है कि इंटर बैंकिंग करना, ये उनका मेन फंक्शन है। हर बैंक जो है कभी-कभी उनको पैसों की शॉर्टेज हो जाती है, और वो भी बहुत कम टाइम के लिए, इवन लेस देन 24 आवर्स के लिए भी। तो ऐसे टाइम पे जो नीडी बैंक होती है वो हम उनको पैसे जो हैं वो प्रोवाइड करें। ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई करता है। आरबीआई डिसाइड करेगा कौन सी बैंक किससे पैसे लेगी और कौन किसको देगा। तो ऐसे में लेंडिंग और बोरोइंग मनी जो है वो कंप्लीट हो जाता है सेंट्रल बैंक के थ्रू यानी आरबीआई के थ्रू। डायरेक्ट कांटेक्ट में लेंडर और बोरोवर एक दूसरे के नहीं आते। फॉर एग्जांपल देना बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसे दिए, तो इन दोनों को भी पता नहीं होता कि हमने किसको दिए या किसने किससे लिए। बैंक की जो प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो उसको पैसे चाहिए थे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जब उनको वो डिमांडेड अमाउंट मिल जाएगा तो उसको अपने बोलेंगे कॉल मनी। इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ता है उस अमाउंट पे, और ये जो इंटरेस्ट है ये पहले ही डिटरमाइंड होता है और इसको अपने बोलते हैं कॉल मनी रेट, ठीक है। अब आते हैं बैंक के सब्सिडरी फंक्शंस जो सब नहीं परफॉर्म करते बट स्टिल बहुत से बैंक्स करते हैं। सबसे पहला है कि कस्टमर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे एक नज़र रखना। बैंक जो है उसके पास दो टाइप के कस्टमर होते हैं, एक होता है डिपॉजिटर और एक होता है बोरोवर। ये जो कस्टमर्स होते हैं ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते ही बैंक के थ्रू हैं। तो जब भी कोई कस्टमर किसी दूसरे के फेवर में चेक लिखता है तो मनी जो है उस आदमी के पास चली जाती है। सिमिलरली जब किसी इंसान को दूसरे इंसान से चेक मिलता है तो बैंक उससे पैसे ले लेती है। तो ऐसे में प्रेजेंट टाइम में बैंक जो है उन कस्टमर्स के पेमेंट पे या जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल किया पे बैंक पे करता है एक्चुअली हमारे बिहाफ पे,
फ़ोन बिल्स पे करते हैं, लाइफ़ इंश्योरेंस पे करते हैं, लाइफ़ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। तो ये सारे जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उन पे बैंक जो है एक नज़र रखता है। टू डू ट्रांजैक्शंस एसोसिएटेड विद फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पर अगेन फॉरेन की स्पेलिंग गलत है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि आपके पास सपोज डॉलर्स हैं, यू वांट टू कन्वर्ट इनटू इंडियन रुपी, तो वो हो जाएगा बैंक में। आजकल ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कंपलसरीली बैंक के ही थ्रू होता है। फॉरेन एक्सचेंज जरूरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए, और इसीलिए बैंक्स के पास सेंट्रल बैंक की तरफ से परमिशन होना चाहिए, तभी वो फॉरेन एक्सचेंज का काम कर सकते हैं। और ये जो है हम डॉक्यूमेंट्स उनको जब जमा करेंगे फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड, तब हमको ये काम हो करके मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना। लेटर ऑफ क्रेडिट एक्चुअली होता क्या है कि एक बैंक जो है दूसरे बैंक को ये लेटर लिखता है कि भाई मान लीजिए सपोज आपकी एक बैंक है और आपकी बैंक के पास कोई कस्टमर आया है लोन लेने के लिए, और वो जो कस्टमर आपके पास आया है वो ऑलरेडी मेरी बैंक में एक डिपॉजिटर है, तो मैं आपको उसके लिए एक लेटर लिख करके दूंगी इंश्योरिंग या गारंटी देते हुए कि वो जो है उस पर्टिकुलर अमाउंट की उस पर्टिकुलर टाइम में आपको वो पेमेंट कर देगा। तो आप उसको लोन दोगे क्योंकि गारंटी मैंने ली है, एक दूसरी बैंक ने ली है। तो जो भी अमाउंट जो है वो फिक्स्ड पे टाइम पे वो इंसान को मिल जाता है, जो भी इंश्योर मैंने किया वो आपको अमाउंट मिल जाएगा और उस टाइम पे मिल जाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट से आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं, मतलब लोग भरोसा करते हैं आप पे। और इसमें भी बैंक को कमीशन मिलता है ये सर्विस देने के लिए, मतलब मैंने अगर उस इंसान के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट लिखा है तो मुझे वो इंसान कमीशन देगा। चलो बात करें ट्रैवलर्स चेक की। तो ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? सपोज मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ, मैं किसी दूसरे शहर में हूँ, किसी दूसरे स्टेट में हूँ, कहीं पर भी हूँ इन द वर्ल्ड, तो मुझे अपने कैश को लूज करने का डर लगा रहेगा। हो सकता है कि मैं सोचूं कि मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरी जो कीमती ज्वेलरी या कैश जो भी मैं अपने साथ ले जा रही हूँ वो खो जाए। ज्वेलरी की तो बात यहाँ नहीं है, फिलहाल सिर्फ कैश की है। तो ट्रैवलर चेक एक ऐसा चेक होता है जो मैं पहले ही अपने बैंक से बनवा के लेके जाऊंगी, और जहां पर भी मैं जाऊंगी किसी भी आउट स्टेशन बैंक या फॉरेन बैंक ब्रांच पे, मैं उस चेक को सबमिट करके उसका उस पे सिग्नेचर हासिल करके और उस पे ऑलरेडी वो बैंक वाले का सिग्नेचर होता ही है, तो वहां से मुझे उतना पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाएगा। ये जो चेक है ये बहुत रिलायबल और ट्रांसफरेबल भी होता है। इसका यूज अभी बहुत कम हो गया है क्योंकि एटीएम की फैसिलिटी आ गई है, इसीलिए एटीएम के बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। डिमांड ड्राफ्ट क्या है वो देखिए। डिमांड ड्राफ्ट भी एक चेक ही होता है, लेकिन हम जो है सेम बैंक में उसी के ब्रांच के फेवर में उसको बना करके देते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आप अगर इतने पढ़े लिखे हैं तो आपको इतनी तो बातें पता होंगी। चेक जो है हम खुद लिखते हैं, राइट, खुद ही बना लेते हैं चेक। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट हमको जाकर के उस बैंक में बनवाना पड़ता है। सिमिलर चेक की तरह ही होता है वो इंसान हमसे पूछेगा कि आपको किसके नाम पे, कौन सी ब्रांच पे ये चेक जो है ये भेजना है, डिमांड ड्राफ्ट जो है। और ये प्रिंटेड होता है, इसमें अमाउंट भी प्रिंटेड होता है, प्लस इसमें उस इंसान का नाम भी प्रिंटेड होता है। तो जो भी इंसान का नाम और जितना भी अमाउंट वहाँ लिखा है वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। बट ये बात का ध्यान देना है कि आप जिस बैंक में जा रहे हो उस इंसान का अकाउंट भी उसी ब्रांच में होना चाहिए। आजकल ऐसा नहीं है जरूरी, बट पहले होता था। ड्राफ्ट जो है एक सिक्योर्ड मीडियम है, आप उस इंसान को पैसे आराम से भेज सकते हैं। जिसको भी आपको पैसे भेजने हैं वो एक फॉर्म फिल करता है और बैंक को ड्राफ्ट इशू करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस रिक्वेस्ट के बेस पे वो रिसीवर के नाम का एक ड्राफ्ट बना देते हैं, और जब मैं उस इंसान को वो ड्राफ्ट दूंगी वो मुझे प्रिंट होकर के वहां से मिल जाएगा बैंक से। जब मैं उसको दूंगी तो वो इंसान जाएगा अपनी बैंक में और उसको सबमिट करेगा, तो उसको वो अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, इसमें भी बैंक जो है मुझसे कमीशन चार्ज करेगा। और ये जो अगर मान लीजिए मैंने मेरे ही सिटी में इनकैश कर लिया इसको, तो इसको नाम मिल जाएगा पे ऑर्डर का, ठीक है। चलो बात करें सिक्स्थ नंबर की, तो ये है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड विद द बैंक। मान लीजिए आपकी अपनी एक बैंक है, उस बैंक में कोई इंसान है जिसका आपके पास अकाउंट है, तो आपको पता होगा कि उसके कितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ वो खर्च कर रहा है, कितनी उसकी इनकम हो रही है। तो कोई भी फर्म या इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि आपके पास आए और वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगे उस पर्टिकुलर आदमी की। क्यों? क्योंकि वो उस आदमी के साथ डील कर रहे हैं, कोई ना कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करने वाले हैं।
तो वो चेक करना चाहते हैं कि वो इंसान कितना रिलायबल है। तो ऐसे में वो एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बना करके देते हैं, प्रूव करने के लिए कि हाँ, ये इंसान सही है, यू कैन डू द बिज़नेस विथ हिम। चलो आगे 7 नंबर, टू प्रोवाइड सर्विस एज़ एन अंडरराइटर। अंडरराइटर का मतलब क्या होता है कि सपोज़ कर लीजिए कि आपकी एक न्यू कंपनी आप खोलने जा रहे हैं और वो न्यू कंपनी जो है वो शेयर्स जो है मार्केट में बेचने के लिए आ रही है। पर उसको डर है कि हो सकता है कि मेरे सारे शेयर ना बिकें, है ना? तो ऐसे में बिज़नेस खुलेगा ही नहीं अगर मिनिमम अमाउंट मुझे मिला नहीं तो। सपोज़ कर लीजिए मैंने 10 लाख रुपए के शेयर बाहर निकाले और मेरा मिनिमम अमाउंट है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए भी अगर मुझे नहीं मिले तो मैं मेरा बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकती। तो ऐसे में अगर मुझे 5 लाख रुपए भी नहीं मिल रहे तो मैं बैंक के पास जाकर के ये इंश्योर कर सकती हूँ कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है वो मुझे पे कर दें। मतलब अब मेरी कंपनी में ओनर कौन होगा, वो पर्टिकुलर बैंक होगा। ठीक है? तो इसको बोलते हैं अंडरराइटर। अंडरराइटर मतलब क्या? वो बैंक जो है वो आपके अमाउंट को आपको दे देगी। और कैसे? बाय बाइंग सिक्योरिटीज़, मतलब कोई ना कोई शेयर खरीद के वो आपको दे देगी पैसे। और कुछ और सर्विसेज़ हैं, एग्ज़ाम्पल है आपका एटीएम, डीमैट, सेफ डिपॉज़िट वॉल्ट, ये सारी सर्विसेज़ आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। एटीएम में 2 टाइप के होते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, वो भी हमको बैंक के थ्रू मिल जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है आपका टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट हमें पता है 4 टाइप के हैं, चैप्टर के शुरुआत में ही हमने देखे थे। तो जैसे हमने बताया कि फंक्शन एक है बैंक का टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, पर वो डिपॉजिट अलग-अलग रास्तों से लेता है। बैंक जो है केवाईसी डिमांड करता है उस टाइम पे जब आप न्यू अकाउंट खोलने जाएँ। केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर, मतलब वी हैव टू प्रोवाइड सर्टेन प्रूफ दैट आई एम व्हाट आई एम, मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा नाम रिंकी है। ये वो कौन प्रूव करेगा? कैसे प्रूव करेंगे हम? अपने आधार कार्ड से, अपने इलेक्शन कार्ड से, अपने लाइट बिल से, किसी भी चीज़ से, एक्स वाई ज़ेड जो भी प्रूफ वो हमसे माँग रहे हैं, वो हमारे होता है नो योर कस्टमर में। और वो हमको उस टाइम पे एट द ओपनिंग ऑफ न्यू बैंक अकाउंट, उस टाइम पे हमको देना पड़ता है। ये रूल्स किसने बनाए? हमारी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ने। चलो सबसे पहले अकाउंट का मीनिंग जान लेते हैं, वो है आपका सेविंग्स अकाउंट। ये वो है जहाँ पर नॉर्मल पीपल, ऑर्डिनरी पीपल जो है अपने सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर पे होता है। कस्टमर को जितने दिनों तक उनका अकाउंट जो है क्रेडिटेड रहता है, मतलब पैसे जो हमारे पास आए पूरे महीने में, उस पे हमारा इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होता है। इस अकाउंट पे चेकबुक और एटीएम कार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड होती है। आप जो है चेक डिपॉज़िट कर सकते हैं, ड्राफ्ट डिपॉज़िट कर सकते हैं, कैश डिपॉज़िट कर सकते हैं अपने अकाउंट में। और निकालने की अगर बात आई, पैसे निकालोगे कैसे? तो आप निकाल सकते हो चेक और विथड्रॉवल स्लिप के ज़रिए। इसमें जो है बैंक हमको बोलता है कि हमको एक मिनिमम बैलेंस यानी मिनिमम अमाउंट हमारे अकाउंट में मेंटेन करना ही पड़ेगा, वो कंपेल करता है हमको, यानी ये ज़रूरी होता है। कहीं-कहीं पर ₹1000 होता है, कहीं-कहीं पर 2000 होता है, कहीं पर 5000 और कहीं में 10,000 होता है, तो ये अपनी-अपनी बैंक के हिसाब से है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कहीं-कहीं पर जो आप विथड्रॉ कर सकें, नंबर ऑफ विथड्रॉवल्स जो हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। मतलब 1 महीने में आप जितना चाहें उतना विथड्रॉ कर सकते हैं, जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है, पर सिर्फ 10 बार विथड्रॉ कर सकते हैं। और ये अकाउंट जो है हम हमारे नाम पे या मोर देन 1 नेम पे भी खोल सकते हैं। इसका मतलब जॉइंट अकाउंट हम खोल सकते हैं। नॉमिनेशन भी यहाँ पर हम रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए मेरा अकाउंट है, मैं समझ रही हूँ मेरी एज हो गई है, मेरा कुछ भी हो जाए मुझे, तो मैं मेरे बच्चों के नाम जो हैं बैंक में नॉमिनेट कर दूँगी कि मेरे कुछ हो जाने पर मेरे पैसे इनको मिल जाएँगे। बैंक जो है डिपॉज़िट जो है लार्जर स्केल पे उनको मिलता है इस अकाउंट से। दूसरा अकाउंट है करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट जो है ये नॉर्मली बिज़नेस यूनिट्स जो हैं वो खोलते हैं। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, पर बैंक जो है उल्टा आपसे बैंक चार्जेस कलेक्ट करती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है। यहाँ पर कितनी भी बार आप पैसे निकालो, कितनी भी बार ट्रांज़ैक्शन करो, कोई लिमिट इसमें नहीं होती। बिज़नेसमैन जनरली इसको ओपन करता है, जैसे मैंने बताया। थर्ड नंबर जो आता है वो है आपका रिकरिंग अकाउंट। ये जो अकाउंट है ये सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खोला जाता है और यहाँ पर ज़रूरी है कि आप हर महीने एक सर्टेन अमाउंट जो है डिपॉज़िट करें। ये अमाउंट पहले ही बता दिया जाता है और आप पहले ही डिसाइड कर सकते हैं। सपोज़ कर लीजिए मेरी सैलरी कुछ 1 लाख रुपए है, मैं समझ रही हूँ हर महीने मेरे 30,000 रुपए ऐसे ही बच जाते हैं, तो मैं हर महीने 30,000 में से मान लीजिए 25,000 हर महीने किसी न किसी बैंक में डिपॉज़िट कर दूँगी। इसको बोलेंगे रिकरिंग अकाउंट। बट आई हैव टू सबमिट 25,000, मुझे करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए।
ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होता है आपका सेविंग अकाउंट से और कम होता है फिक्स्ड डिपॉज़िट से। और बैंक जो है पूरा अमाउंट, जैसे मेरा टर्म कंप्लीट हो जाएगा, पूरा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ मुझे बाद में मिल जाएगा। आगे आओ फिक्स्ड डिपॉजिट पे। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं इस समय, और मैं उन पैसों को यूज़ नहीं कर रही इस समय पे। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इस पे कोई इंटरेस्ट मिले, तो मैं वो सारे पैसे जाकर के बैंक में सबमिट करके आती हूँ। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, मैंने जाकर के वो सारे पैसे दे दिए, जितने भी टाइम के लिए मैंने पैसे रखे हैं, उस टाइम के बाद मुझे इंटरेस्ट के साथ वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है? फिक्स्ड डिपॉज़िट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट होता है, सेविंग अकाउंट से भी और रिकरिंग अकाउंट से भी। फिक्स्ड डिपॉज़िट एक बहुत अच्छी इनकम का सोर्स है बैंक के लिए। मैं उस डेट तक, यानी जब मेरा मैच्योरिटी जब तक आ नहीं जाता तब तक मैं उन पैसों को वहाँ से निकाल नहीं सकती, और अगर मैं निकालती हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो घट जाएगा। बैंक जो है रिटन गारंटी देता है मुझे कि भई वो मुझे उस इंटरेस्ट के साथ इस टर्म के एंड में, मतलब इतने टाइम के एंड में वो मुझे पैसे वापस दे देगा, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर अपना पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर का। पॉइंट नंबर 3.4 और 3.5 और 3.6 को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। आई होप आपने इस वीडियो को थोड़ा, मतलब इस चैप्टर को समझ लिया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। नमस्ते।